एग्रीलेक्ट में आपका स्वागत है। भविष्य के लिए ज्ञान। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम मक्का की वैज्ञानिक खेती की पूरी मास्टर क्लास लेकर आए हैं। अगर आप मक्का की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और अधिकतम मुनाफा चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए संपूर्ण गाइड है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मक्का की टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटियों का चयन, हम कौन सी किस्मों का चयन कर सकते हैं, मिट्टी की सटीक तैयारी और एनपीके उर्वरक का प्रबंधन और चार्ट जो हमें पता होना चाहिए वो, मक्का का सबसे बड़ा दुश्मन जो फॉल ऑर्मी वर्म होता है उसका 100% सटीक नियंत्रण हम कैसे करेंगे, लागत, उत्पादन और शुद्ध मुनाफे का पूरा गणित हम समझेंगे कि कितना हमें इसमें मुनाफा होगा, कितनी हम इसमें लागत लगाएंगे, और मैं पूरा इसका वैज्ञानिक तरीके से पूरा आपको इसका एकदम चित्रित सहित दिखाऊंगा, पूरा समझाऊंगा कि हमें इससे कैसे कितना मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अभी आप देख रहे होंगे कि मक्का की फसल का अभी बोने का सही समय है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि मक्का से हम अनेकों उत्पाद भी हम बनाते हैं, बेकरी उत्पाद, बेबी फूड्स, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें मक्का से बन रहे हैं, बिस्किट्स टाइप, केक वेक सब। तो किसानों को ज़्यादा मुनाफा इससे प्राप्त होगा ही होगा। मार्केट में इसकी ज़्यादा मांग है तो आप मक्का की खेती कर सकते हैं। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, मक्का की वैज्ञानिक खेती, बुआई से लेकर बम्पर मुनाफे तक का संपूर्ण मास्टर क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक वीडियो हम लेकर आएंगे जो किसानों और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो में आप जानेंगे कि मक्का की बुआई से लेकर कटाई तक और कटाई के बाद मुनाफा कैसे प्राप्त किया जाता है, कितना मुनाफा प्राप्त किया जाता है, वो सब हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का की खेती के 5 मुख्य स्तंभ कौन से होते हैं, जो कोर पिलर्स हम बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है जलवायु और मिट्टी। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जलवायु और मिट्टी। सही जल निकास वाली गहरी दोमट मिट्टी हम इसमें प्रयोग करते हैं। दूसरा स्तंभ है सर्वोत्तम उन्नत किस्में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट जो किस्में हैं, जो उन्नत किस्में हैं, उन्हीं का चयन कर सकते हैं जिनमें कम पानी और ज़्यादा जो उत्पादन है वो हमें प्राप्त हो सके कम समय में। क्षेत्र और पानी के अनुसार हाइब्रिड बीजों का चयन करेंगे। क्षेत्र, हम किस क्षेत्र में हैं और पानी हमारा कितना है उस क्षेत्र में, उसके अनुसार हम हाइब्रिड किस्मों का चयन करेंगे। संतुलित पोषण प्रबंधन, एनपीके, गोबर खाद और जिंक का सही मिश्रण, कितना पोषण हम इस फसल में डाल सकते हैं। चौथा है वैज्ञानिक कीट और रोग सुरक्षा। सबसे ज़्यादा जो फसल को हानि होती है वो खरपतवार, रोग और कीटों से ही होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मक्का का दुश्मन है वो है फॉल ऑर्मी वर्म। इसमें हम जानेंगे कि इसका अचूक इलाज हम कैसे करेंगे। 5वां पॉइंट है सटीक कृषि अर्थशास्त्र। न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन और शुद्ध लाभ। कितना हम इसमें लागत लगाएंगे और कितना उत्पादन हमें प्राप्त होगा, उसका गणित हम इस वीडियो में समझेंगे। जलवायु और भूमि का सटीक चयन हम कैसे करेंगे किसान भाइयों। इसमें हम जानेंगे मौसम अनुकूलता। मूल रूप से गर्म मौसम की यह फसल है, परंतु भारत में खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। तापमान, पौधों के सर्वोत्तम विकास के लिए 21 से 30 डिग्री का तापमान है वो बेस्ट है। मिट्टी का प्रकार हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी मिट्टी में यह सबसे बेस्ट होता है। तो भरपूर जीवांश वाली बलुई दोमट या भारी दोमट मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 7.5 हो। आप समझ चुके होंगे कि भरपूर जीवांश वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। आपके लिए एक विशेष चेतावनी है कि मक्का के खेत में 24 घंटे से अधिक पानी जमा रहने पर जड़ें सड़ने लगती है और पौधे पीले पड़ जाते हैं। खेत में आपने देखा होगा कि पौधे अगर पीले पड़ रहे हों तो उसका जो हम कारण पता लगाएंगे तो उसमें देखेंगे कि खेत में 24 घंटे से अधिक पानी भरा हुआ है। आप ध्यान रखना कि 24 घंटे से अधिक खेत में पानी ना भरा हुआ हो। खेत की तैयारी और बुआई का सही समय क्या है। प्राथमिक जुताई स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। मिट्टी पलटने वाले एमबी प्लाऊ, जैसे प्लाऊ बोलते हैं, से एक गहरी जुताई करें ताकि पुराने अवशेष और छिपे हुए कीड़े नष्ट हो सकें। सबसे पहले आप प्लाऊ से एक बार गहरी जुताई कर लें, जिससे जो खेत में खरपतवार उगे हुए थे या
खेत की जो ज़मीन है उसमें जो कीड़े दबे हुए थे वो नष्ट हो सके। द्वितीय जुताई 2-3 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरी करें और खेत को समतल करने के लिए पाटा अवश्य लगाए। प्राथमिक जुताई के बाद आप द्वितीय जुताई में 2-3 बार कल्टीवेटर चला दो और रोटावेटर से ज़मीन को एकदम समतल कर दो और उसे छोड़ दो। खरीफ बुआई का समय सबसे जो ज़्यादा उत्पादन है वह खरीफ के मौसम में होता है और खरीफ के मौसम में ये स्पेशली सबसे ज़्यादा उगाई भी जाती है। तो जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून की पहली बारिश के साथ, अभी देखो जून शुरू हो गया है और जुलाई आने वाला है, तो इस एक मंथ के पीरियड में इसकी खेती की जाती है। और रबी के मौसम में इसकी खेती कब की जाती है? तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य इसकी रबी के मौसम में भी खेती की जाती है। अब हम देखेंगे कि इसकी बीज दर रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट्स जो डिस्टेंस है वो कितनी रखेंगे और बीजोपचार हम कैसे करेंगे। तो इसकी इष्टतम बीज दर, इसकी जो बीज दर है उन्नत और उच्च उत्पादन देने वाली हाइब्रिड किस्मों के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं कि संकुल और संकर किस्में कितनी रख सकते हैं। तो आप नॉर्मली इष्टतम तो 8 से 10 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको संकुल किस्में लेनी है तो संकुल किस्में, इसमें 2 तरह की किस्में होती है, संकुल और संकर। देसी किस्में हम 20 से 22 और संकर 18 से 20 ले सकते हैं, बस काफ़ी है। इष्टतम बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप ले सकते हो। अब देखेंगे कि बुआई की दूरी हम प्लांट इंटू प्लांट्स और डिस्टेंस कितनी रखेंगे। तो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, काफ़ी है। अब इसका जो बीजोपचार है वो हम कैसे करेंगे। तो बीजोपचार के लिए मार्केट में आप जाओगे तो बीजोपचार के लिए आपको थायोमेथोक्सम आता है, तो 30% FS 6 मिलीलीटर प्रति kg बीज की दर से बीज को उपचारित कर सकते हैं। प्रति एक मतलब 1 किलो बीज में थायोमेथोक्सम 30% FS 6 मिलीलीटर प्रति kg, 1 kg में 6 मिलीलीटर ही इसका उपयोग करना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं नीचे बता सकता हूँ वो ये है कि बीजोपचार करने से शुरुआती 20 से 25 दिनों तक फसल रस चूसक कीटों और शुरुआती फॉल और मिवर्म के हमले से सुरक्षित रहती है। आप अगर बीजोपचारित करोगे, आप बीजोपचारित करके ही अगर फसल लोगे तो शुरुआती 1 महीने में आपको फसल में रस चूसक कीट जो होते हैं और जो सबसे बड़ा दुश्मन मक्का का होता है फॉल और मिवर्म, यह खेत में नहीं लगेगा, फसल सुरक्षित रहेगी 20 से 25 दिनों में। और वैसे भी अगर आप बीजोपचारित करोगे तो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। कीट जो रोग हैं वो कम लगेंगे, फंगस वगैरह जो लगे हुए होते हैं बीजों में से वो हट जाते हैं। ज़्यादा बीज आप खेत में देखोगे, जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होगा, तो आप बीजोपचारित करके ही खेत में फसल उगाएं। अब हम जानेंगे कि मक्का की जो टॉप 5 वैरायटी है वो आप कौन कौन सी ले सकते हो, जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं। मैं आपको आप अपने आसपास में सबसे बेस्ट है कि आप अपने आसपास में कृषि विज्ञान केंद्र या अपने आसपास में कृषि एजेंसी, जो बीज एजेंसी होती है, वहाँ पे आप इन कंपनीज़ का जो है वो बीज ले सकते हो। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी ओर से जो बेस्ट कंपनीज़ के सीड्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, बस मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और उसी राजस्थान की जलवायु के अनुसार कौन सी जो किस्में हैं वो अच्छी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपनी का नाम है बायर कंपनी की यह किस्म है। डिकाल्ब 9108 बायर कंपनी की आती है, डिकाल्ब 9108। यह 90 से 100 दिन के लगभग यह तैयार हो जाती है। इसकी जो औसत उत्पादन है वो 32 से 38 क्विंटल होती है। इसकी जो दोस्तों जो विशेषता है वह है कि सूखा सहन करने की अद्भुत क्षमता इस किस्म में होती है। दाने चमकदार प्राप्त होंगे। उत्तर मध्य भारत हेतु बेस्ट किस्म है। उत्तर मध्य भारत के लिए यह बेस्ट किस्म है, बायर कंपनी की है, डिकाल्ब 9108। दूसरी है पाइनियर P3355। पाइनियर बहुत फेमस कंपनी है, उसके फेमस सीड्स होते हैं और अच्छी उत्पादन भी देते हैं। तो जो दूसरी वैरायटी है पाइनियर P3355, यह 100 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। औसत उत्पादन इसका 35 से 40 क्विंटल है। इसकी विशेषता है भारी और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन। सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी किस्म का होता है। तना अत्यंत मजबूत, जिससे फसल गिरती नहीं है। बारिश के मौसम में फसल गिरती नहीं है। दोस्तों अगर आपको ऐसी किस्म चाहिए जिसमें फसल ना गिरे
और रिकॉर्ड तोड़ मतलब सबसे उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको उत्पादन सबसे ज़्यादा चाहिए तो आप इस किस्म को लगा सकते हो, पाइनियर P3355, पाइनियर 3355, पाइनियर 3355, पाइनियर P3355, पाइनियर P3355, याद रखना। अब है तीसरी, सिंजेंटा कंपनी की आती है। सिंजेंटा बहुत फेमस, आपने नाम सुना होगा, कंपनी फेमस है। तो इसकी आती है NK 6240, NK 6240। यह 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है। सबसे अगर देखेंगे तो सबसे जल्दी यही किस्म तैयार हो रही है। 30 से 35 क्विंटल, उत्पादन भी अच्छा है। कम अवधि की फसल है, रबी और खरीफ दोनों जो है मौसम में उसका लिया जा सकता है। दाने देखिए, दाने मोटे और वजनदार प्राप्त होंगे। अगर आपको कम समय की फसल चाहिए, रबी में भी फसल लगानी है, तो आपको NK 6240 किस्म लगानी चाहिए। सिंजेंटा कंपनी की है, आप मार्केट में जाके इसे ले सकते हैं। अब है चौथी, बायोसीड्स की है, बायो 9681, बायोसीड्स की है बायो 9681। 100 से 110 दिन में यह तैयार हो जाती है। 32 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है कि पत्ती झुलसा रोग के यह प्रतिरोधी है। पत्ती झुलसा रोग है जो नहीं लगेगा खेत में। दानों में नमी कम, जिससे भंडारण आसान होता है। दानों में नमी कम रहती है तो भंडारण में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, भंडारण में रोग नहीं लगते। पाँचवीं है, क्रिस्टल कंपनी की है, प्रो एग्रो। क्रिस्टल कंपनी की है प्रो एग्रो 4642। यह 95 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। 30 से 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन है। मध्यम पौधा है, बुट्टे अंत तक दानों से भरे रहते हैं। अगर आपको बुट्टे दाने चाहिए तो अंत तक यह भरे रहते हैं, मतलब अच्छा जो है वो भुट्टा इससे प्राप्त होता है। और कड़वी हरी रहती है। तो अगर आपको इन विशेषताओं की अगर फसल चाहिए तो आप कोई भी अपनी डिमांड के अनुसार इसमें जो है वो किस्में को चयन कर सकते हो कि अगर आपको बायर चाहिए, कार्टेवा की चाहिए, सिंजेंटा की चाहिए, बायोसीड्स की चाहिए, क्रिस्टल की चाहिए। मार्केट में ये कंपनी फेमस भी है और इससे आपको उत्पादन भी प्राप्त होगा। और आपके क्षेत्र और आपके पानी के अनुसार मैंने ये किस्मों का चयन किया है। इसमें हाइब्रिड किस्में हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन जो है वो किस्मों का चयन कर सकते हो। अब हम चलते हैं पोषण प्रबंधन, खाद और उर्वरक का सही नियम क्या है। गोबर की खाद, खेत की अंतिम तैयारी में 4 से 5 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद हमें खेत में मिला सकते हैं। यह कब मिले, जब आप फसल उगा रहे हो तो उसके 1 महीने पहले, आप 1 महीने पहले यह गोबर की खाद खेत में डाल सकते हो। हैवी फीडर फसल, मक्का मिट्टी से अधिक पोषक तत्व खींचती है, अतः संतुलित उर्वरक देना अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट है कि कितना उर्वरक हम खेत में डाल रहे हैं। मक्का ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा जो है वो पोषण प्रबंधन चाहिए, खाद और उर्वरक ज़्यादा चाहिए। तो इसमें सही मात्रा में हम कितना जो है वो खाद और उर्वरक डालेंगे। तीसरा है नाइट्रोजन स्लिप नियम, कभी भी यूरिया की पूरी मात्रा बुआई के समय न डालें। आप बुआई कर रहे हो तो बुआई के समय यूरिया की पूरी मात्रा खेत में नहीं डालना चाहिए। इसे हमेशा फसल की अलग अलग वृद्धि अवस्था में 3 से 4 बार विभाजित करके फिर डालें। आप देखिए कि हम किसान भाई जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि यूरिया को एक साथ खेत में डाल देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, यूरिया को 3 से 4 बार डिवाइड करके फसल की अलग अलग अवस्थाओं के समय डालना चाहिए कि अभी दूधी अवस्था है, अभी कौन सी अवस्था है, अभी जो है बाली बन रही है, अभी को, तो अलग अलग अवस्थाओं में हम जो है वृद्धि अवस्थाओं में वो यूरिया की खाद डाल सकते हैं। एक साथ ना डालें, एक साथ डालने की गलती कभी भी ना करें। जिंक का महत्व है, मक्का में जिंक की कमी से सफ़ेद कली वाइट बड रोग हो जाता है। जिंक की कमी से वाइट बड रोग हो जाता है तो इससे पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती हैं। मक्का की फसल में जिंक अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खेत में जो है वो पत्तियां सफ़ेद दिख रही है तो इसका मतलब है कि खेत में वाइट बड रोग हो गया है, तो आपको जिंक डालना है। इस रोग के पहले आप जिंक डाल दें जिससे यह रोग ना लगे, वाइट बड रोग। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है वो देखेंगे कि कितने टाइम में कितनी बार हम जो है पोषक तत्व इसमें डालेंगे। तो बुआई के समय आप यूरिया 20 किलो डाल सकते हो। बुआई के समय आप 20 किलो यूरिया डालोगे। DAP 65 kg, 60 से 65 kg आप DAP डाल सकते हो। MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 kg आप डाल सकते हो बुआई के समय। जिंक सल्फेट 10 kg। अब निर्देश यह है कि कतारों में बीज के जो नीचे या जो साथ है वो सीड ड्रिल के साथ दे। कतारों में बीज के नीचे, यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये जो उर्वरक है वो आप बीज के नीचे डालोगे सीड ड्रिल द्वारा। फिर दूसरी अवस्था है, पहली अवस्था मैंने आपको बताई कि बुआई के समय आप यह डाल सकते हो। फिर दूसरी अवस्था है घुटने की ऊंचाई पर, जब घुटने तक फसल आ जाए और यह 25 से 30 दिन में आ जाएगी घुटने तक, तो यूरिया 40 kg डाल सकते हो। DAP आप बुआई के समय जितनी आपने डाली थी उतनी आप डाल सकते हो।
कॉल आ गया था दोस्तों, तो हम वापस शुरू करते हैं। दूसरी जो अवस्था है वह है घुटने की ऊंचाई पर। 25 से 30 दिन में यह घुटने की ऊंचाई तक आ जाता है। तो यूरिया 40 kg हम इसमें डाल सकते हैं, DAP 65 kg, MOP 50, जिंक सल्फेट 10। और मुख्य निर्देश यह है कि निराई गुड़ाई के बाद कतारों में बिखेर कर हल्की सिंचाई कर दें। आपने जब खरपतवार उखाड़ लिया है 25 से 30 दिन बाद में, तो आप जो है बिखेर कर हल्की सिंचाई इसमें कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट फसल की अवस्था है नरमंजरी निकलते समय, और यह 50 से 55 दिन बाद में निकलती है। तो यूरिया 40 kg इसमें भी डालेंगे, और जो DAP, MOP और जिंक सल्फेट की जो मात्रा है वह आप बुआई के समय जितनी आपने डाली थी वह आप डाल सकते हो। तो मुख्य निर्देश है जड़ों के पास टॉप ड्रेसिंग करें, मिट्टी चढ़ाएं। 50 से 55 दिन बाद में आप जो है वो जड़ों के पास में मिट्टी चढ़ा सकते हैं, और इतना आप यूरिया और ये डाल सकते हो। दाना बढ़ते समय चौथी अवस्था है 15 kg आप यूरिया डालोगे। यह दानों के अच्छे भराव और चमक और वजन के लिए बेस्ट है, और अंतिम हल्की खुराक है। अंतिम जो है वो सजावट के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो 70 से 75 दिन बाद में जब दाना भर रहा होता है, तो उस टाइम पे हम यूरिया का 15 kg जो है वो डाल सकते हैं खेत में। अब खरपतवार नियंत्रण की हम बात करते हैं किसान भाइयों। तो नाजुक दौर बुआई के शुरुआती 30 से 45 दिन जो होते हैं वो फसल के लिए बहुत ही जो क्रिटिकल होते हैं, खरपतवारों के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अंकुरण पूर्व नियंत्रण हम कैसे करेंगे? तो बुआई के तुरंत बाद और मक्का उगने से पहले, मतलब 48 घंटे के भीतर खेत में पर्याप्त नमी होने पर एट्राजिन 50% WP 500 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आपने समझा होगा कि अंकुरण पूर्व बुआई के तुरंत बाद जो होता है, बुआई के जस्ट बाद, मक्का उगने से पहले, ठीक है, मक्का उगने से पहले बुआई के तुरंत बाद, मतलब जब आप बुआई कर रहे हो उसके 48 घंटे के अंदर खेत में पर्याप्त नमी होने पर एट्राजिन का आप छिड़काव कर सकते हो। 500 ग्राम प्रति एकड़, 500 ग्राम आप एट्राजिन लोगे और 200 लीटर पानी में घोलकर इसका जो है स्प्रे कर सकते हो। खड़ी फसल में नियंत्रण, जिसे पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं। यदि मक्का 20 से 25 दिन की हो गई है तो चौड़ी व सकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए टोप्रामेजोन या टेम्पोट्रियोन का सुरक्षित छिड़काव करें। आप यह खेत में जाकर आप जो है वो आप दुकान में जो है वो सीड की जो दुकान है वहाँ पे आप जाके मांग सकते हो, आपको ये मिल जाएंगे। दोनों जो है वो टोपोमेट्रोजोन और टेम्पोट्रियोन, यह फसल के लिए आप जो है वो खड़ी फसल में 20 से 25 दिन की फसल में आप इसका जो है वो खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत में छिड़काव कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे मक्का के प्रमुख जो रोग हैं उनके बारे में, और उनका वैज्ञानिक जो है वो इलाज हम कैसे करेंगे। तो आपने खेत में देखा होगा कि जो है वो तुलासीता रोग होता है। इससे जो है वो पत्ती के जो आपने खेत में देखा होगा कि जो पत्तियों के नाव के आकार के जो हैं वो जो पत्तियां हो जाती हैं, भूरे पीले धब्बे बनना, जिससे पत्तियां सूखी दिखती है। खेत में जब आप देखोगे तो फसल में भूरे पीले धब्बे आपको जो है वो पत्तियों पर दिखेंगे, तो इसका मतलब है कि तुलासीता रोग हो गया है। इसका उपचार हम कैसे करेंगे? इसका उपचार करने के लिए मैंकोजेब आता है जो 75% WP के रेट से 500 ग्राम या एजोक्सिस्ट्रोबिन, मैंकोजेब 500 ग्राम आप ले सकते हो, या तो आप मैंकोजेब ले लो, ठीक है, या तो आप मैंकोजेब ले लो, या आप एजोक्सिस्ट्रोबिन आता है, यह आप डिफेनोकोनाजोल आता है, उसके साथ आप मिलाकर 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ आप स्प्रे कर सकते हो। 200 मिलीलीटर प्रति एकड़, या तो आप मैंकोजेब का उपयोग कर सकते हो। अगर आप मैंकोजेब का उपयोग ना कर रहे हो तो आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हो। जो मैंने आपको पीली जो हाईलाइट करके दिखाई है वह आप ले सकते हो, या तो मैंकोजेब या एजोक्सिस्ट्रोबिन या डिफेनोकोनाजोल 200 ग्राम 200 मिलीलीटर प्रति एकड़। दूसरा जो रोग है वह है कि दूसरा रोग है बैक्टीरियल तना सड़न। तना सड़ जाता है, जो तने का निचला हिस्सा है वो एकदम गल जाता है, मटमैला होकर तीखी बदबू आती है और पौधा टूट जाता है। खेत में बदबू आने लगती है तो बैक्टीरियल जो है वो तना सड़न रोग हो गया है। इसका उपचार हम कैसे करेंगे? तो इसका उपचार करने के लिए खेत में एकदम पानी निकाल दें, जो खेत में पानी भरा हुआ है क्योंकि अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा पानी भरे हुए रखेंगे खेत में तो तना वैसे ही सड़ जाएगा। तो आप खेत से पानी निकाल दें। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 50% WP 500 ग्राम प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% प्लस 500 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है वो 24 ग्राम की दर से जड़ों के पास आप डाल सकते हैं। जड़ों के पास ही डालना है।
अगर आपको तना सड़न रोग हो गया है तो दोनों का जो है वो उपचार इन दोनों को मिलाकर आप कर सकते हो, या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। 24 ग्राम प्रति दर की, ज़्यादा ना हो, ज़्यादा इसका उपयोग ना करें। तीसरा रोग है फॉल ऑर्मीवर्म। यह जो है वो मक्का का प्रमुख शत्रु होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान फॉल ऑर्मीवर्म से ही होता है। तो कीट की पहचान हम कैसे करेंगे? तो जो सूंडी जो है के सिर पर स्पष्ट हल्के रंग का उल्टा वाई का निशान होता है। आप कीट की पहचान कैसे करोगे कि यह फॉल ऑर्मीवर्मी है? तो आप कीट के सर पे देखोगे तो वाई निशान उसमें आप देख सकते हो, जो मैंने आपको नीचे बना के दिखाया, ऐसा निशान। कीट की पहचान हम कैसे करेंगे? शरीर के पिछले हिस्से पर 4 काले बिंदु वर्गाकार आकृति में दिखते हैं। आपने खेत में देखा होगा, रंजके में भी देखा होगा, यह फॉल ऑर्मीवर्म के शरीर के पिछले हिस्से पर 4 काले ऐसे बिंदु दिखते हैं और एकदम छोटा सा यह कीट होता है। यह सूंडी पौधे के केंद्रीय हिस्से यानी पोंगे के भीतर चिपकर बैठती है और नई कोमल पत्तियों को खाती है। नई कोमल पत्तियों को यह खाती है। प्रमुख लक्षण: पत्तियों के बाहर आने पर उनमें बड़े बड़े छेद दिखते हैं और पोंगे में लकड़ी के बुरादे जैसा मल भरा हुआ होता है। पोंगे का मतलब है उसका तना, जो तना है उसमें जो है लकड़ी के बुरादे जैसा मल उसमें दिखता है। तो इसका मतलब है कि फॉल ऑर्मीवर्मी है। कीट की पहचान करना मैंने बताया कि कीट की पहचान हम ऐसे करेंगे कि 4 पीठ पर काले जो है वो बिंदु दिखते हैं, सर पर वाई आकार का ऐसा वो दिखता है निशान। अब फॉल ऑर्मीवर्म का हम नियंत्रण कैसे करेंगे? तो शुरुआती अवस्था, उस टाइम पे यह थोड़ा सा यह है कि कम प्रकोप होता है शुरुआती अवस्था में। तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, 80 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में आप मिलाकर स्प्रे करें। 200 लीटर पानी में इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, 80 ग्राम ही लेना है। उग्र अवस्था, सबसे भारी अवस्था है, बिना समय गंवाए क्लोरेट्रानिलिप्रोल आता है 18.5 SC कोराजन, 80 मिलीलीटर, या स्पिनटोरम 11.7 SC डेलीगेट आता है, और 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से आप जो है वो खेत में छिड़काव कर सकते हो। स्प्रे का स्वर्णिम नियम, स्प्रे आप कैसे करोगे? तो स्प्रे पंप के नोजल का रुख सीधे पौधे के पोंगे के अंदर केंद्रित होना ताकि दवा सूंडी तक पहुंच सके। जो स्प्रे का पंप है वो एकदम पौधे के जो है वो तने के ऊपर अंदर होना चाहिए ताकि वो जो दवाई है वो जो है वो सूंडी तक पहुँच सके। कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा दोपहर बाद या शाम को ही करें। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा हम गलती भी ये करते हैं कि हमें चीज़ों का पता नहीं होता। तो स्प्रे का छिड़काव हम दोपहर बाद या शाम का समय ही चुनें, जब यह कीट सबसे ज़्यादा सक्रिय होकर बाहर निकलता है। देखिए, शाम के समय यह कीट है वह बाहर निकलता है पत्तियों को खाने, या जो छोटी कोमल पत्तियां हैं तने में छिपा हुआ होता है और तो कोमल पत्तियों को खाता है। तो शाम के समय यह निकलता है और शाम के समय ही आप जो है वो इसका छिड़काव करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब सिंचाई प्रबंधन और कटाई की सही अवस्था क्या है? सिंचाई की 3 अवस्थाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यदि वर्षा समय पर ना हो तो इन 3 अवस्थाओं पर पानी देना आवश्यक होता है। जब पौधा घुटने की ऊंचाई पर हो, 20 से 25 दिन में घुटने की अवस्था आ जाती है, 20 से 25 दिन, उस टाइम पे यह क्रिटिकल अवस्था है, तो सिंचाई अवश्य करें 20 से 25 दिन। फिर नरमंजरी फूल निकलते समय, मतलब जो मेल जो है वो मेल मंजरी निकलता है, उस टाइम पे जिसे टेसल बोलते हैं, तो टेसलिंग के स्टेज के समय आप जो है वो सिंचाई कर सकते हो। तीसरी अवस्था है भुट्टे में दाना भरते समय, दूधी अवस्था, सिल्किंग और मिल्किंग स्टेज। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिल्किंग स्टेज पर जो है वो पानी देंगे। 3 अवस्थाएं हैं। अगर खेत में सपोज़ अगर पानी जो है वो बारिश से हमें ना मिल रहा हो तो इन 3 अवस्थाओं पर पानी देना बहुत इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों। पकने का सूचक क्या है? मतलब भुट्टा पकने का जो है वो हमें कैसे पता होगा कि भुट्टा पक गया है? तो इसका सूचक है कि भुट्टे को ढकने वाली जो बाहरी छिलका होता है वह पूरी तरह पीला पड़ जाता है और जो सूखा हुआ दिखता है एकदम। वैज्ञानिक पहचान, दानों को भुट्टे से निकालने पर उनके आधार मतलब निचला जो हिस्सा होता है पर एक छोटा सा काला धब्बा या ब्लैक लेयर बन जाता है। अगर आप ऐसे, ये भुट्टा है, सपोज ये भुट्टा है, इसके ऊपर वो पत्ते लगे हुए हैं, तो इन पत्तों को जब आप हटा के देखोगे तो आप निचली अवस्थाओं पर ब्लैक, यहाँ पे निचली अवस्थाओं पर ब्लैक जो है वो काला धब्बा आप देखोगे, तो इसका मतलब है कि भुट्टा अब तैयार है और आप कटाई कर सकते हो। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि आप मक्का जो है वो खेत में उगाकर कितना उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हो, आपकी लागत के अनुसार आपका जो है वो मुनाफा कितना आएगा उसकी गणित मैं आपको समझाऊंगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी चले जाओगे आपको इतने सटीक तरीके से आपको आपका जो है वो लागत और उत्पादन का गणित कोई नहीं बताएगा। तो आप इस चैनल पर आपको ये इतना सब मिल रहा है तो आप अपने चैनल को फॉलो कर सकते हो, आपका अपना चैनल है। तो खर्च का विवरण प्रति एकड़ मैं आपको समझाऊंगा कि प्रति एकड़ में हम कितना जो है वो लागत हम लगा रहे थे और कितना मुनाफा हमें प्राप्त होगा। पूरी गणित इसके अनुसार मैं बताऊंगा और एकदम वैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूँ।
खेत की तैयारी और समतलीकरण, अगर आप खेत की तैयारी करोगे उस टाइम पे आपको 2500 रुपये, अनुमानित लागत बता रहा हूँ कि सपोज उस टाइम पे आपको 2500 रुपये की लागत आएगी, ठीक है। आप बीज लाओगे 8 से 10 kg आप बीज लाओगे तो 3000 रुपये का बीज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 3000 5500 रुपये हो गए। खाद आप लाओगे खेत में डालने के लिए तो 4000 रुपये का मोटा मोटा आप खाद मान लो, ठीक है। रोग और कीट अगर नियंत्रण करोगे तो उस टाइम पे आप दवाई लगाओगे तो 2200 रुपये अब मान लो, 2200 रुपये मान लो, खींच के आप दवाई ला रहे हो, 2200 रुपये हो गए। सिंचाई, मजदूरी, कटाई, थ्रेसिंग, लास्ट टाइम पे यह सब होता है। सिंचाई, कटाई, मजदूरी, थ्रेसिंग, आप देखोगे कि मजदूर लाओगे तो उनका पैसा भी लगेगा, तो उसमें भी हम आपको यहाँ पे 5800 रुपये से 6000 रुपये तक हम जोड़ लेते हैं। 17500 रुपये इसकी अनुमानित लागत है। आप 17500 रुपये खेत में लगाओगे, मक्का की फसल 17500 रुपये की एक लागत से तैयार होगी। अब मैं इसकी बताऊंगा कि मुनाफा हमें कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों 35 क्विंटल प्रति एकड़ हमें उत्पादन प्राप्त होगा, ठीक है। जो MSP है, जो मक्का की MSP है वह 2100 रुपये प्रति क्विंटल है। आप मार्केट में MSP ट्राई करोगे, MSP कितनी है जो सरकार तय करती है, MSP अनुसार मैं आपको इसकी जो है वो मुनाफा बता रहा हूँ। 2100 रुपये प्रति क्विंटल इसकी MSP है। तो दानों से कुल सकल आय 73,500 रुपये हो गई, ठीक है। 73,500 रुपये इसकी जो है वो दानों से हमें सकल आय प्राप्त हो रही है। और सूखे जो चारा है, सूखा जो चारा भी हमें मिलेगा इसकी फसल से, 2500 रुपये का आप चारा मान लो। तो दोनों की आय मिलाकर मैं यहाँ पे जो सूखी कड़वी है वो 2500 रुपये, यहाँ पे कुछ नहीं है। 2500 रुपये तो बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। यहाँ पे कम से कम लगभग इससे आपको 10,000 रुपये का चारा प्राप्त होगा। 2500 रुपये मैंने केवल ऐसे ही लिखा है, तो कम से कम आपको, यह केवल अनुमानित है, सबसे कम मिनिमम से मिनिमम मैंने आपको ये लाभ बताया है। तो 2500 रुपये इससे आप सूखी कड़वी से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हो और दानों से 73,500 रुपये हमें मिल रहे हैं। 35 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 2100 रुपये प्रति क्विंटल की MSP से हमने ये देखा है। तो कुल सकल आय हो रही है वो 76,500 रुपये और 17,500 रुपये की हमारी लागत थी। तो 17,500 रुपये हमें निकाल कर जो शुद्ध लाभ है वो 58,500 रुपये मिल रहा है। आप 58,500 रुपये प्रति एकड़, यह 1 एकड़ का है, 1 एकड़ का आप 58,500, 58 से 60,000 रुपये आप मोटा ये एकदम मिनिमम से मिनिमम मैंने आपको ये बताया है कि आपको 58 से 60,000 रुपये तो आपको उत्पादन जो है वो मुनाफा आपको होगा ही होगा। वैज्ञानिक तकनीक अपनाने पर मात्र 110 दिनों में, वैज्ञानिक तकनीक अपनाने पर मात्र 110 दिनों में 55,000 से 60,000 का शुद्ध मुनाफा निश्चित है। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि 55 से 60,000 रुपये जो मुनाफा है वह निश्चित है। आप खेत में जो है वो मक्का लगाइए और ज़्यादा मुनाफा पाइए। वैज्ञानिक खेती अपनाओ। दोस्तों सभी किसान भाइयों को मैं हमेशा से कहता हूँ, यह जो चैनल है वो ओपन करने का सबसे ज़्यादा जो है वो कारण यही था कि किसानों को समझाना। मैं देता हूँ कि जो है वो किसान बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उन्हें नहीं पता होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि खेत में कौन सा रोग लग गया तो इसकी जो है हमें कैसा नियंत्रण करना है। वह सीधे जो है वो किसी भी खाद बीज की एजेंसी पर जाता है और वह उनको एकदम मूर्ख बनाकर कोई कुछ भी चिपका देता है। कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने जाना है। तो नियमित खेत की निगरानी करें, सही समय पर उर्वरक, कीट नियंत्रक अपनाएं और अपनी फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त करें। मैंने आपको शुरू में बताया था, वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आजकल जो मक्का है उससे अनेकों उत्पाद भी बन रहे हैं। अनेकों उत्पादों जो है और मार्केट में इसकी वैल्यू है, बेकरी उत्पादों में, और आजकल तो जो है वो जो पेट्रोल में भी जो है एथेनॉल मिलाया जा रहा है वो भी मक्का से ही प्राप्त हो रहा है। तो कैसे हो सकता है कि मार्केट में इसकी मांग नहीं है? मार्केट में मक्का की मांग है, आप खेत में लगाओगे आपको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा, कम लागत है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। तो एकदम वैज्ञानिक तरीका अपनाओ, एकदम भेड़ चाल ना चलो। और किसान भाइयों को तो मैं तो यही बता सकता हूँ कि आप एकदम समझदारी से खेती करो। और मक्का की खेती खरीफ के मौसम में अभी शुरू है, तो आप अपने खेत में मानसून जून से जुलाई तक हो रहा है, तो आप इसके बीच में ये खेती कर सकते हो। और मेरे एग्रीनेक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितना हो सके अपने किसान भाइयों और स्टूडेंट्स को शेयर करना। देखिए किसान भाइयों के लिए मैंने एक बुआई से लेकर कटाई तक के क्या क्या चीज़ें होती है और कटाई के बाद इसकी MSP और MSP से हमें कितना इसका शुद्ध मुनाफा प्राप्त हो रहा है, वह मैंने आपको एकदम शुद्ध गणित मैंने आपको समझाई है। स्टूडेंट्स के लिए भी है, इतना इंपॉर्टेंट है कि खरीफ के मौसम की सबसे जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आने वाली यह फसल है। धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, यह जो है उनके
एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा कीट लगता है, उनकी पहचान कैसे होती है, वो मैंने आपको बताया है। तो इस चैनल को अपने एग्री स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कर सकते हो। तो बस विदा लेते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।